यस। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बुद्धिमान किसका गुण है चतुष्पाद में से? ऑप्शन चिकित्सा के चतुष्पाद मतलब वैद्य, परिचारक, भेषक और वैद्य, परिचारक, भेषज और रोगी, इसमें से बुद्धिमान किसका गुण है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा? और कोई? थोड़ा सोच के आंसर दो। ये कई बच्चे तो पागल है, परिचारक बोल रहे हैं। सारे बच्चे पागल है, ये तो सही बोल रहे बेचारे। ये शिवानी फंस गई, देखा ना, यही तो करना था। बुद्धिमान किसका गुण है? परिचारक। या आप क्या बोल सकते हो? उपासना। क्योंकि वैद्य तो वैद्य बना ही तभी जब वो बुद्धिमान है, समझ रहे हो? कंपाउंडर बेवकूफ हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहा है ना? बेवकूफ इन द सेंस वैसे बेवकूफ नहीं, ट्रीटमेंट में गलती कर सकता है। चलो, अब महाचतुष्पाद पढ़ रहे हैं। अच्छा, भीषक और परिचारक के दो गुण सेम थे, वो कौन कौन से थे? मेंशन कर देना, ठीक है। 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, महाचतुष्पाद। और आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली होगी, यस। क्या लिख रहे हैं सुनना। पहला कोटेशन, चतुष्पादम षोडशकलम। अपने एक आगे चैप्टर पढ़ेंगे वाद कला के लिए, 12वां चैप्टर, जिसमें आपके सेकंड समास, वहां चक्रपाणी ने कला शब्द की परिभाषा दी है, और वहां लिखा है कला का अर्थ होता है गुण। तो चिकित्सा के चतुष्पाद कुल कितने गुणों से युक्त थे? 4 + 4 + 4 + 4 16। भेषजम इति भेषजो भाषन्ते, इसलिए चिकित्सा जो है वो खुद कितने गुणों से युक्त हुई? षोडश कला से युक्त। चरक अनुसार चिकित्सा में कितने गुण है या कितनी कलाएं? षोडश कला। लेकिन यहां कला शब्द का प्रयोग हुआ है, टीकाकारों ने बताया है कि कला गुण होती है। इसी तरह से सुश्रुत ने पुरुष, सुश्रुत में पुरुष का अर्थ होता है आत्मा, पुरुष को क्या माना है? षोडश कला युक्त। और वहां आत्मा के गुण कितने दिए हैं सुश्रुत में? 16। तो चरक अनुसार जो चिकित्सा होती है वो षोडश कला युक्त है, सुश्रुत के अनुसार पुरुष षोडश कला युक्त है। एक और ग्रंथ में कला शब्द प्रयुक्त होता है, और वो ग्रंथ है रस रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय में स्वर्ण, गोल्ड, स्वर्ण धातु के 5 भेद है। कितने भेद बताए गए? 5 भेद। इनमें से 3, इनमें से 3 जो है वो षोडश कला युक्त। इनमें जो 3 भेद माने वो षोडश कला युक्त माने, ठीक है। याद करना षोडश कला युक्त क्या क्या होता है। चरक के
संदर्भ में चिकित्सा या भेषज, और सुश्रुत के संदर्भ में पुरुष, रस अर्पण समुच्चय के संदर्भ में स्वर्ण धातु के 5 भेदों में से 3 भेद षोडश कला युक्त माने। ठीक, चलिए अब मैत्रेय और आत्रेय की बात कर रहे हैं। तो भाई आचार्य मैत्रेय का यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है। तो मैत्रेय ने कहा कि जैसा आप बोल रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है मैत्रेय आत्रेय का कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, लेकिन उसने इसके जो पढ़ाने की रिदम थी उसको तोड़ा। इसने कहा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि षोडश कलाओं से युक्त है कोई चिकित्सा, तो रोगी ठीक हो ही जाएगा। बोले मैंने तो ऐसे बहुत से देखे जिनमें षोडश कला क्या, चिकित्सा के चतुष्पाद में से एक पूरा ही गायब है। कंपाउंडर है नहीं, डॉक्टर फिर भी ट्रीटमेंट करता है, ठीक हो जाता है। डॉक्टर नहीं है हिंदुस्तान में, कंपाउंडर कर रहे हैं 70% देश का इलाज, फिर भी पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और अगर कई मैंने ऐसे देखे कि बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक पेशेंट में 2 कंपाउंडर, 2 डॉक्टर खड़े, सारी दवाइयां, फिर भी वो रोगी नहीं बच पाता। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ट्रीटमेंट करना और नहीं करना एक ही बात है। जिसको बचना होगा वो बचेगा, नहीं बचना होगा वो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक लास्ट लाइन जो मैत्रेय ने कही इस सारी माथा बोड़ी के बाद में, जो मैंने तुमको अभी बोली, इसको नहीं पढ़ के लास्ट लाइन पढ़ने। लास्ट लाइन क्या है? ततश्च चिंत्यते भेषजम अभेषजानाम अविशिष्टम बुद्धि। भेषज मतलब चिकित्सा करना, अभेषज मतलब चिकित्सा नहीं करना। अविशिष्ट, विशिष्ट का मतलब स्पेशल, और अविशिष्ट का मतलब सामान्य, तुल्य, तुल्यार्थता ही सामान्य। तो भेषजम अभेषजम अविशिष्टम इति, अर्थात चिकित्सा करना और चिकित्सा नहीं करना एक तुल्य है। बोलो उसका ट्रीटमेंट करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, क्योंकि ठीक तो रैंडमली हो रहे, कोई ठीक हो रहा है कोई नहीं हो रहा। अगर सिर्फ चिकित्सा के चतुष्पाद होने मात्र से कोई इन चिकित्सा के चतुष्पादों के 4-4 गुणों से युक्त होने मात्र से और कुल भेषज या चिकित्सा के षोडश कला युक्त होने से ठीक होता, तो वो हर व्यक्ति ठीक होता जिसके पास में अच्छा डॉक्टर है, अच्छा कंपाउंडर है, अच्छी मेडिसिन है, और वो खुद सारे रोगी होने के नियम पालन कर रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया कि 4+4+4+4 मतलब 16 गुणों के बावजूद और चिकित्सा के चतुष्पाद की उपस्थिति के बावजूद बहुत से लोग मर जाते। ये लाइन आती है, क्या है? आप इसका आंसर करना है। मैत्रेय का कथन, मैत्रेय का कथन है ये, और इसका रेफरेंस क्या दोगे जो पढ़ रहे हो? चरक सूत्र 10। अब किस तरह से इसको आचार्य आत्रेय सॉल्व करेंगे वो देखने वाली बात। देखो उन्होंने एक शानदार बात लिखी मैत्रेय को कि भाई मैत्रेय तू फालतू की चिंता कर रहा है। जैसे अभी जो पीजी की तैयारी जिन बच्चों ने करी है ना, उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा पता है? यार इतने सालों में तो वही आया जो पढ़ा है, और जो पढ़ा है वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिया, टेस्ट में मेरे नंबर भी अच्छे आ गए, लेकिन इस बार पेपर ऐसा आ गया जैसा कभी नहीं आया हुआ। तो फिर खुद को सांत्वना देता है, नहीं ऐसा तो कहाँ से आएगा, सारा तो पढ़ लिया है, मुझे सारा याद भी है, मेरे नंबर भी ठीक है। फिर उस दिमाग में एकदम से क्लिक करता है, मुझे सारा याद है, मैं यहाँ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम वाले दिन मेरे को कुछ भी याद नहीं आया। तो ऐसी शंकाएं मिथ्या शंकाएं हैं, ये पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है। और मैं तो कह रहा हूँ जिनका सिलेक्शन होना होता है या जिन्होंने सच में पढ़ाई करी है पूरे साल, उनके साथ में ऐसी शंकाएं होती, ये शुभ शंकाएं हैं एक शिक्षक की नजर से देखे तो, कि कोई ये सोच रहा है कि मैंने सब पढ़ लिया लेकिन फिर भी पेपर जो पढ़ा है उसमें से नहीं आया, तो या फिर वो सोच रहा है कि नहीं पेपर तो वहीं से आना कहाँ जाएगा, लेकिन आज तो मुझे सब याद है पर एग्जाम के दिन नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी उसकी स्थिति सॉलिड है, भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जिसने पूरे साल इतनी मेहनत करी कि आज उसको सब याद है,
और 1 महीने बाद एग्जाम है तो बैठा रहेगा, वो फिर भी पढ़ेगा चाहे कितनी चिंता में, और वो पढ़ेगा तो कुछ नहीं भूलेगा, एग्जाम में पक्का सेलेक्ट हो गया। तो ठीक वैसी बात मैत्रेय की लगी आत्रेय को। इन्होंने कहा कि तू गलत चिंता कर रहा भाई, मिथ्या चिंतित है इति आत्रेय। आत्रेय का मैत्रेय मिथ्या चिंतित है, गलत टेंशन कर रहा भाई। यहाँ चिंतन शब्द के अर्थ में ये चिंतित है शब्द है। उन्होंने कहा कि आपका इस विषय में जो विचार है, जो चिंतन है, वो सही नहीं है। उन्होंने कहा, इसके अर्थ में आगे उन्होंने बताया, न ही भेषज, न ही भेषज साध्यानाम व्याधीनाम, न ही भेषज साध्यानाम व्याधीनाम भेषजम अकारण। उन्होंने कहा साध्य विकारों में ऐसा कभी नहीं होता है कि षोडश विकारों से युक्त है और ठीक नहीं होगा ही होगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोलते हैं न च उपाय साध्यानाम व्याधीनाम उपायेन सिद्धिरस्ति, न च असाध्यानाम व्याधीनाम भेषज समुदायो अयम अस्ति। इनने कहा कि असाध्य रोगों की चिकित्सा की कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और न ही वहां मेडिसिन काम करती। इसलिए उसने कहा सुन मैत्रेय, परीक्षकारो ही कुशला भवति। बड़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस, डायरी में लिखना इसको। परीक्षा कर ले रोगी के आने से पहले कि रोग साध्य है कि याप्य है कि कृत साध्य है कि असाध्य है। तो कुशल वैद्य वही है जो परीक्षा करता है। मतलब अगर आपका एग्जामिनेशन प्रॉपर है और डायग्नोस प्रॉपर बना लेते हो, तो फिर आप गारंटी नहीं लोगे पेशेंट की। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो किसी सीवियर कार्सिनोमा से पीड़ित है और उसकी 3rd स्टेज पे है, आपके पास में आया और पेशेंट ने बताया कि वो तो कंपाउंडरों से ट्रीटमेंट ले रहा था। आप अच्छे चिकित्सक हैं, उसकी हालत हिस्ट्री के बेस से पूछी तो पता चला कि सारा खेल 4 महीने में हो गया। पहले तो हट्टा कट्टा जवान था, आपको उस टाइम डाउट होना चाहिए। और साइन और सिम्टम के बेस पे आपने उससे रिलेवेंट जितने भी डायग्नोसिस हो सकते हैं, चाहे वो एफएनएसी है, चाहे वो बायोप्सी है, एमआरआई सीटी, जो आपको करवाना है, जो उचित लगे वो करवाया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आपने देखा कि ये तो सीए है, कार्सिनोमा है। फिर आप उस पेशेंट के घर वालों को क्या कहो कि मामला खराब हो चुका है, स्थिति गंभीर इसलिए हुई है क्योंकि इनको कैंसर है, कोशिश मैं कर सकता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी और को दिखाना है, एलोपैथी में जाना है, आप जा सकते हैं, स्वतंत्र है, लेकिन स्थिति विकट होने का कारण कैंसर। तो इसकी जगह सामान्य सी बात होती, कोई पेशेंट आके बोलता कि डॉक्टर साहब मुंह में छाले हो रहे, ठीक ही नहीं हो रहे, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। डॉक्टर साहब ने सोचा अरे बस छाले, छाले कैसे ठीक नहीं हो सकते, मैंने बहुत छाले ठीक, और गारंटी ले ली कि मैं आपके गारंटी छाले ठीक कर दूंगा। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब को 3 महीने बाद में कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर बायोप्सी कराई डॉक्टर साहब ने ठोकर खा के, और फिर उसको बोल रहे आप मेरे से तो ठीक नहीं हो सकते। तो फिर वह गड़बड़। जो पहले परीक्षा कर लेता है वही कुशल व्यक्ति है। ठीक ऐसी जिंदगी में रहना चाहिए, जिन भी लोगों के साथ, जिन भी चीजों से आप अटैच हो रहे हैं, उनकी परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। नहीं तो पता ही नहीं चलता कौन कृत साध्य है, कौन याप्य है और कौन असाध्य है। सुख साध्य तो कम ही मिलते हैं, है ना। शादी में भी ऐसा ही सोचना चाहिए। परीक्षाकार इन द सेंस थोड़ा सा तो मतलब ऐसा होना चाहिए ना। बाकी तो लोग ऐसा बोलते हैं शादी तो लकी ड्रा है अरेंज मैरिज के लिए, क्योंकि लव मैरिज वाले तो पता होता है पहले से कृत साध्य याप्य में से मिलना है कुछ। याप्य मतलब आपको, अगर आपने वैसी चीजें सेवन करनी शुरू कर दी जो उसके हिसाब से सही है, या आप वैसे चलने लग गए जैसे वो रोग चाह रहा है, तो वो रोग शांत रहेगा। और जैसे ही आपने हल्का सा भी अपत्य सेवन कर लिया तो सारी मेहनत बेकार है, वो रोग एकदम बढ़ जाए, बढ़ जाए इन द सेंस वो रोग एकदम से बढ़ जाएगा। फिर कोई दवाई एक बार के लिए काम नहीं करेगी, इस समय के साथ आप फिर पत्ते पालन शुरू करेंगे। पढ़ेंगे इसमें सब है पत्ते कृत साध्य सबकी बातें हो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जो कथन है, ये इसने इसको लास्ट में बोला, इसलिए भाई तस्मात न भेषजम अभेषजान अविशिष्टम। अब यहाँ न शब्द है, ये आपको दिखना चाहिए, तस्मात प्लस न, इसलिए आपको लिखने में जाएगा ऐसे। तो ये नया शब्द क्या बता रहा है, उसी कथन के बीच में न लग गया कि इसलिए आत्र है। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट करना और नहीं करना एक ही बात, मैत्रेय। तो ये कथन किसका है, आत्रेय का। दोनों कथनों पर ध्यान देना। इसमें तो इस नए से पूरी लाइन का अर्थ का उल्टा अर्थ हो गया, और उसमें नया नहीं था, तो उस मैत्रेय की लाइन की। चलिए नेक्स्ट, कोटेशन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ध्यान सुनिए। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन भी फिक्स जगह है कहां से आया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार मिलान करने में आ जाए, एग्जामिनर इजी क्वेश्चन देना चाहे बच्चे को, और पता चले बच्चे ने तो पहले ही उसको इजी मान के छोड़ रखा, हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कहता है सुनिए, श्यामम ए श्यामेण कृशम च दुर्बलम च अप्याय स्थूलम मेदस्विनाम अपतर्पणम शीतेन उष्ण अभिभूतेन। एक सेकंड ना, अब ठीक चले शायद। शीतेन उष्ण अभिभूतेन, सॉरी शीतेन उष्ण अभिउपचार और शीत अभिभूतम उष्णेन। सिंपल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति श्रमिक है, श्याम शब्द जो है ना, इसके कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ संभवतः इसका अर्थ ऐसा है कि जो नॉर्मल माल न्यूट्रिशन में है, जैसे मान लो बहुत से लोगों में अपन देखते हैं कि खाना वाना सब ठीक है और घर का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी ठीक है, जैसे अपन लोग हैं ठीक ठाक है मतलब, तो उनमें एनीमिया मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी कुछ खाने को रोटी नहीं मिली इसलिए एनीमिया हो गया, प्रॉपर डाइट नहीं। तो उसमें ऐशाम अर्थ में लिखा कि उसको ऐसी औषध देनी चाहिए जो उसकी कमी को पूरा करे। कृशम चाहे दुर्बलम अप्याय, बहुत ज्यादा कृश है, दुर्बल है, तो उसका आप्यायन करें। आप्यायन यहाँ ऐसे अर्थ में ले आप जैसे ब्रंगन करें कृश और दुर्बल का, लेकिन शब्द टू शब्द जाएगा आंसर। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप्यायन याद रखें। स्थूल मेदस्वी में अपतर्पण, शीतेन उष्ण अभिभूतम उपचार, जो ठंड से पीड़ित है उसका उष्ण अभी उपचार करें, और जो शीत अभिभूत है उसका उष्ण उपचार। ऐसे समझो, जिसकी जो ठंड लग रही है अपन क्या करते हैं, हीटर के आगे बिठाएंगे, आग जलाएंगे, और जो गर्मी से पीड़ित है उसके लिए क्या करेंगे, एसी चलाएंगे। तो जो शीत से पीड़ित है उसके लिए उष्ण विचार है, और जो उष्णता से पीड़ित है उसके लिए शीत विचार। ठीक है, न्यून्यान धातुन प्रिया, न्यून हो गई जिसकी जो जो धातु उसका पूर्ण करें। जैसे एक्सट्रीम ब्लड लॉस हो गया कहीं पे, या रक्त क्षय हो गया और एचबी बहुत कम है, 4-5 आ गया, तो अपन क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। या किसी का एचबी अगर 9-10 है तो फॉलिक एसिड चलाते हैं, आयरन थेरेपी चलाते हैं, चुकंदर, गाजर, अनार, पालक के पत्ते, इनका जूस का बोलते हैं, विटामिन B12, D इनके जो सोर्स है वो उनके खाने में सम्मिलित करते हैं, या विटामिन B12 के जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाते हैं। न्यून धातु का पूर्ण करें। अब तक जो पढ़े उसको कोई अंधा आदमी भी कर सकता है, जिसने आयुर्वेद नहीं पढ़ी हो वो भी उसका आंसर कर दे, अगर उसको इसका मीनिंग पता आएगा। ये और यही आया है, यही आएगा। व्यतिरिक्तान हास्य, वो देगा व्यतिरिक्तान ब्लैंक, ऑप्शन आएंगे अपतर्प्याम, हास्याम, अप्यायम और पूर्ण या पूर्ण। अब सिंपल सा मीनिंग ये है कि जिसके शरीर में जिस चीज की वृद्धि हो गई हो जरूरत से ज्यादा, उसको कम करना चाहिए, इसका अर्थ।
लेकिन शाब्दिक रूप से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप इसको ऐसा याद रखें, क्या? व्यतिरिक्त को अतिरिक्त याद रखो आप। अतिरिक्त मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा हो तो क्या करना चाहिए? हाश। और इसको जरूर से डायरी में लिख लेना, व्यतिरिक्तान बराबर अतिरिक्तान, ऐसे याद कर लेना। वो जामनगर 2015 में आ चुका, बीएचयू में कई बार आ चुका, एनआई में आ चुका, अब ये कोई पीएचडी का पेपर था उसमें आ चुका मौलिक सिद्धांत में। तो जरूर से इसको याद करें। और मिलान करने में आ जाए तब तो बहुत आसान है। मिलान करने वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर क्योंकि उसमें ये नहीं तो आपको ये तो आता ही आता है, उससे 2 ऑप्शन कट जाए। चलिए, अब साध्य और असाध्य विभाजन पढ़ रहे हैं लोगों का, और अब अपन पढ़ेंगे क्या? अरेंज मैरिज, लव मैरिज सब पढ़ेंगे। साध्य असाध्य विभाग्यो ज्ञान पूर्वक चिकित्सक। साध्य और असाध्य का विभाजन ज्ञान पूर्वक कर लेना चाहिए चिकित्सक को। कब? काले च आरभते कर्म। जो डिजीज के ट्रीटमेंट की स्टार्टिंग में इसका ज्ञान कर लेता है, यतत साध्यति ध्रुवम, वो पक्का उस रोगी को ठीक कर देता है, क्योंकि वो लेगा ही किसको? केवल साध्य वालों को लेगा, असाध्य की कोई चिकित्सा है ही नहीं। ऐसा बोल के ट्रीटमेंट शुरू करेगा तो घर वालों को पता रहेगा, रोगी को पता रहेगा कि ठीक हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलिए अब आगे। जो ऐसा नहीं करेगा उसको क्या होगा? तुम्हें पता ही क्या होगा? गालियां पड़ेगी उस डॉक्टर को जिसने बोला था कि ये छाले मैं गारंटी से ठीक कर दूंगा, और 3 महीने बाद में बोला कि अब तो केस बिगड़ गया। ठीक, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अर्थ विद्या यशु हानि। देखो, अगर उस पेशेंट को आपने 3 महीने से ट्रीट करो, लास्ट महीने की दवाई के पैसे बाकी है, तो पैसा डूब गया पहली बार। विद्या और यश की हानि, आयुर्वेद वाले कुछ नहीं कर सकते, ये आयुर्वेद को गाली पड़ गई। यश, वो एक डॉक्टर बैठा उसको कुछ नहीं आता, ये आपके यश की हानि। उपक्रोशम असंग्रह, ये यहां तक तो ठीक था कि आपको कोई गालियां दे रहा था कि उसको कुछ नहीं आता, मैंने ट्रीटमेंट कराया था, उसके पास कोई मत जाना। उपक्रोश जो शब्द है वो है एक्सट्रीम लेवल की निंदा। केवल आपका नाम आ जाए उस पेशेंट के सामने कहीं तो आपकी बुराई करना स्टार्ट कर। संग्रह है, और जब चारों तरफ इतनी बुराई होगी तो आपके पास में नंबर ऑफ पेशेंट कम हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब फिर क्लिनिक में अकेले बैठे रहेंगे। ये 5 भाव है, अर्थ हानि, विद्या हानि, यश हानि, उक्रोश, असंग्रह। लिखो ऊपर, और जो ऊपर लिखते हैं ना किताब में, यहाँ मैं बहुत लिखवाता हूँ, बहुत मतलब यहाँ और किताब के नीचे। तो ये चीजें लिखवाने का पर्पज है कि पूरे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जब फास्ट रिवीजन करोगे तब समझ में आएगी चीज। आप ऐसे लिखो, असाध्य की चिकित्सा से 5 भावों की प्राप्ति, और फिर ये 5 भाव लिख देना। अर्थ हानि, विद्या हानि, यश हानि, उक्रोश और असंग्रह। ये तो लिखे हुए ही है, यहाँ से टीप नहीं तो है। चल रहा है इसमें। चलो, अब रोगों की साध्यता असाध्यता से रोगों के भेद। 2 तरह के रोग होते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य रोग पुनः 2 तरह के होते हैं, सुख साध्य और कृत साध्य। और असाध्य रोग ये भी 2 तरह के होते हैं, याप्य और असाध्य, या याप्य और प्रत्याख्यायी बोल। मतलब असाध्य का जो प्रत्याख्यायी भेद है उसको जनरली असाध्य बोल दिया जाता है, क्योंकि असाध्य का शाब्दिक मतलब है कभी ठीक नहीं होना। तो रियल मीनिंग प्रत्याख्यायी है कि कभी ठीक नहीं। ये जो टेबल है इससे आपको चीज समझ में आ रही होगी। अब बात को सुनना, क्या बोलते हैं यार उसको, जीवन साथी। जीवन साथी जो होता है ना, ये उसका भी क्लासिफिकेशन है। जैसे ये तो ठीक है, ये ऐसा है जो कभी नहीं चलेगा,
अब अगर कोई जबरदस्ती या प्रेशर में आके चलाए तो अपना जीवन निकाल रहा है, यापन कर रहा है, खुद का टाइम पास, लड़का हो सकता है और लड़की हो सकती है, दोनों में से एक झेल रहा होता है और दूसरा उसको परेशान किया जाता है। जीवन साथी कह दो, रिलेशनशिप कह दो, जो भी प्रेजेंट एरा चल रहा है उसमें, लेकिन अपन जीवन साथी के हिसाब से बात करते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। अब साध्य वाला भी कभी कभी दुख देने वाला बन सकता है, लेकिन ये क्या है, ठीक हो जाएगा, माथा फोड़ी तो करेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अभी 3 तरह से ठीक होता है, मतलब 3 तरह से मानती है। अभी इस बात में डिपेंड करता है बात कितनी बड़ी है। कभी कभी थोड़ा सा मनाने से मान गया, कभी थोड़ा ज्यादा मनाना पड़ा, और कभी तो बिल्कुल ही पांव पकड़ने पड़े, पर आप एश्योर्ड हो कि मान जाएगा, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि ये मानने वालों में से है और मैं मनवा लूंगी या मनवा लूंगा, ठीक है। ये रेयर है कि दोनों ही बिल्कुल भोलू राम और भोली देवी हो, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जगहों से, दो अलग अलग लेवल के, दो अलग अलग बुद्धि के और दो अलग अलग माता पिता की जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाले ऊर्जा के पिंड साथ रह रहे हैं, तो बहुत कम चांस है कि उनमें कभी डिशुम डिशुम ना हो। इसका मतलब ये है कि या तो दोनों ऊर्जा रहित है या दोनों को एक दूसरे में खास इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर दो ऊर्जा के पिंड लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और जरूरत के अनुसार एक दूसरे के पांव भी पकड़ने पड़ रहे हैं तो पड़ रहे हैं, मतलब मुश्किल या यूं कह दो थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से है कि डगमगाया हुआ सा, तो वो इस सुख साध्य वाले की तुलना में ज्यादा सही है, नेचुरल है वो कपल, या आपका जो साथी है वो ज्यादा नेचुरल है। क्योंकि आप कैसे बच्चे में बताते हैं, ऐसे बच्चे आप इधर अगर आप डूबते तब तो सरकार जाती पूरी और बहुत खर्चे हो जाते और जीवन नरक हो जाता। ये आपके लिए तभी सुखदायी हो सकता है जब आप भी अपने जीवन में बड़ा ही न धनात्मक न ऋणात्मक, बस न्यूट्रल अवस्था में रहना चाहते हैं कि बस काम किया जाए, सो गए, फिर कमाया, फिर खाया, फिर सो गए। अब जो आदमी जीना चाहेगा या जो औरत जीना चाहेगी और अगर कपल में रहेंगे तो ये स्थिति बनती है त्रस्त साध्य। अब रोगों पे आते हैं। साध्य 2 तरह के, बहुत आराम से ठीक होने वाले, मतलब बहुत आराम से रह रहे और ठीक ही है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही है, रोग की अवस्था बस कह दिया, अपने आप ठीक होना ही होना है, या बहुत कम कुछ करने से ठीक हो जाए। कृत साध्य, कृत साध्य के अंदर क्या होता है, कभी अल्प चिकित्सा की आवश्यकता रहती है, कभी मध्यम चिकित्सा की, और कुछ कृत साध्य रोगों में बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की चिकित्सा। अभी डिपेंड करता है जिसकी भी गलती है उसने किस लेवल की गलती करी है, या यूं कहे कि ये डिपेंड करता है कि जो रोग है उसका जो कारण है वो कितना स्ट्रांग है और उपचार सेवन कितना ज्यादा किया गया। तो जितने ज्यादा लेवल का कारण रहेगा उतने ही लेवल की चिकित्सा रहेगी। अगर अल्प कारण है, जैसे कोई सामान लाना था और आप भूल गए, और या फिर आपने कोई से बात कर रखी होगी कि हाँ इस दिन को अपन ये करेंगे, और वो वेट कर रही है कि इसको याद आता कि नहीं आता, आप भूल गए, लेकिन तभी आपको स्ट्राइक कर गया और लड़ाई उससे पहले आपने भग के वो काम कर दिया। ये अल्प चिकित्सा साध्य। दूसरे, उसके पिताजी या माताजी का बर्थडे था और उसको इस बार सेलिब्रेट करना था, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ सालों, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, बाकी तुम समझता है। तो अब उसने आपको 5 दिन पहले से मंडे से बोल रखा है कि ये प्लान करना है, आप देख भी रहे हो कि हाँ चल रहा है सब ठीक, ये कर रही है, आप पूछ भी रहे हो, बातें हो रही है फोन पे जो भी, लेकिन बर्थडे वाले दिन आपको याद आता है कि यार इससे जरूरी काम ये है, मैं उसको बोलता हूँ तू जाके आ जा, या तू वहां पर बर्थडे सेलिब्रेट, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम करो बर्थडे सेलिब्रेट। इसमें आपको 2-3 दिन तक माथा फोड़ी करनी पड़ेगी। ये मध्यम चिकित्सा साध्य रोग की स्थिति है।
30 का उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। अब तुम सोच लो किसका बर्थडे, समझ गए, उसका ही बर्थडे और तुम भूल गए। इसके अंदर तो आपको लगभग 1 महीने तक चिकित्सा करनी पड़ेगी, हर तरह की, हाथ जोड़ना, पांव जोड़ना, गलती हो गई, भूला नहीं था, भूल गया, लास्ट में सच बोल रहा हूं, ऐसा था ऐसा था, इस तरह से ये ठीक हो जाएगा। आगे बात समझिए। अब आते हैं तीसरे वाले। तीसरा है असाध्य, मतलब दूसरा है असाध्य। असाध्य का मतलब है कि जिनकी लगभग नरक है, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, पहले घर वालों से लड़के शादी करी थी चाहे, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे की ओरिजिनल स्त्री पता चली साथ रहने से, क्योंकि मतलब ये दोनों मजाक मजाक में शादी हो गई और घर वालों से लड़के हो गई, तो और ही ज्यादा अनुक्रम की तरफ चले गए। अब होगी तो हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि अरेंज मैरिज थी और उसके अंदर एक परिवार स्ट्रांग है और एक वीक है, या फिर एक परिवार सामाजिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, लाइक लड़की के घर वाले सोशली और फाइनेंशियली वीक है और किसी बहुत साउंड फैमिली में या उसके लड़के शादी हो गई, लड़का कुछ नहीं है, नशेड़ी है, पड़ा रहता है, लेकिन उस लड़की को उसको झेलना, उसको पता है कि मेरे पिताजी और घर वाले मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो ये परिवार हमको परेशान करेगा, हमको इस चीज से बाहर नहीं आने देगा, और ये सोच के और कॉम्प्रो करती रहती है, जीती रहती है। और अगर वो थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दे तो लाट साहब को गुस्सा आ जाएगा, फिर उसको मारेंगे, पीटेंगे, ये सारी चीजें। दूसरा, ये जो स्थिति है ना, ये अगर इस पहले वाले सीन में बता रहा हूं तुमको, उसमें अरेंज मैरिज टाइम में, उसमें तो ये हो सकता है। लव मैरिज वाले में क्या होगा, पहले साथ में लग रही थी, है ना, जोड़ी, अब जोड़ी पता चल गया साथ मतलब साथ नहीं रह सकते। तो अनुक्रम मतलब ये तो यहां से तो अपने रास्ते अलग अलग है, तो साध्य से असाध्य लगने लगे और लगते लगते याप्य अवस्था में आ गए कि आज अलग हो कि कल अलग, और एक दिन अलग हो जाते, चाहे शादी हो रखी हो चाहे रिलेशनशिप में कुछ भी। यापन इस रिश्ते का तब तक हो सकता है जब तक दोनों इसको संभाल रहे हैं, जैसे कोई एक दूसरे से गलती भी हो रही है, पता है हम साथ नहीं रह पाएंगे लंबे टाइम तक, पर जब तक चल रहा तब तक चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई है तो वो क्या करेगा, दोनों में से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ स्थिति है रोगी की, तो रोगी मान लीजिए कि ब्रोंकियल अस्थमा का रोगी है, मुंह मास्क रखता है, एसी के आगे नहीं बैठता है, ठंडा पानी नहीं पीता है, और जहां पर भी ट्रिगर्स है उन अवस्थाओं में अपने आप को ढक के रखता है और एकदम से कोल्ड टू हॉट या हॉट टू कोल्ड में जाने से बचता है। मतलब उसने अपनी तरफ से पूरा प्रबंध कर रखा है कि मुझे कोई फ्लैक्चुएशन या ट्रिगर लाना ही नहीं, तब तक तो चलेगा ठीक। एक दिन गलती से थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली, बस हो गया कल्याण। पूरी रात में 5 बार इनहेलर का यूज करना पड़ा। तो ये ठीक वैसा ही है कि रिलेशनशिप ठीक बहुत अच्छे से था, फिर उसके बाद में स्ट्रेस होने लगा, रिलेशनशिप में दूर होने लगे, लेकिन दोनों ने सोचा कि हम संभाल लेंगे। लेकिन अगर दोनों में से, अब दोनों क्या बराबर हो रखे हैं, तूने गलतियां करी मैंने भी गलतियां करी, अब वेट करें पहले गलती कर, तो दोनों में जो भी पहले गलती करा ये रिश्ता वहां टूट जाता है। जब तक गलती नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे फिर अनुक्रम हो जाता है। ठीक वैसी रोगों की स्थिति है, अगर आप याप्य अवस्था को मेंटेन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर असाध्य का अनुक्रम हो गया। अनुक्रम को प्रत्याख्यान भी कहते हैं। अनुक्रम मतलब जैसे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उस स्थिति में रोग चला जाएगा। अब यहां तो डाइवोर्स हो गया, कैसे, क्या लिख दिया, असाध्य वाले दोनों की कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, इनका साथ रहना लिखा हुआ जितने समय तक ये उसमें तनातनी में स्ट्रेस में रह जाएंगे, और इसका तो पक्का निपटना है, ये तो निपटने की ही स्थिति, इसी की एडवांस स्टेज ही है। तो साध्य के दो भेद है, साध्य कृत साध्य, असाध्य के दो भेद है, याप्य और अनुक्रम। और याप्य अनुक्रम दोनों की चिकित्सा नहीं है। याप्य इसलिए होता है रोगी की आयु बची हुई होती है, एज पड़ी, अभी तक उसकी मृत्यु की तारीख नहीं आई, तब तक उसको रोग के साथ में परेशान होना है, ठीक।
अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें सुख साध्य रोगों के बारे में। अब तुम उस वाले सिस्टम से बाहर आ जाओ जिसके अपन अभी तक एग्जाम्पल देके बात कर रहे थे। हो गया, जिसको रहना होगा वो रह जाएगा, जिसको नहीं रहना होगा जाएगा। एक जाएगा फिर दूसरा आएगा। ये लड़कों के संदर्भ में कहें तो अगर आप सही हो फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, कोई रुकेगी तो ठीक। अगर लड़की हो तो सेम फॉर्मूला तुम पर भी है। कोई ढंग का नहीं है तो जाने तो साले। क्या है, चलो सुख साध्य की बात करते हैं। हेतु पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्य। हेतु पूर्व रूप रूप सब अल्प है। इसके जीवन में कोई है ही नहीं उतार चढ़ाव, बहुत माइंड लेवल का है। जैसे पूरे दिन पैदल चले और ये नी जॉइंट, एंकल जॉइंट या काफ मसल्स में स्टिफनेस आती है। हेतु भी छोटा है, पूर्व रूप भी कुछ नहीं है, अल्प रूप। फिर न तुल्य गुणो दुष्यो न दोषो प्रकृतिर भवेत्। देखो दोष, दुष्य और प्रकृति ये तीनों ही अलग अलग है। कैसे सुनना, मान लीजिए कोई वातिक व्याधि है, दुष्य मेद है और प्रकृति पित्त। एक दूसरे को मतलब ये सब एक होते तो रोग को फेवर मिलता, ये अलग अलग है। मतलब ये रोगी के फेवर की बात है, रोग स्ट्रॉन्ग। अब इसका उल्टा होता, दोष कफ होता, दुष्य मेद होता और प्रकृति भी कफ होता, तो ये स्ट्रॉन्ग रोग होता। तो नैच तुल्य गुणों, तुल्य गुणों से युक्त नहीं है कौन, दुष्य, दोष और रोगी की प्रकृति। तो भी क्या है, सुख साध्य। एक एक लाइन आई हुई है एग्जाम में, ये आई हुई है, ये भी आई हुई है, लेकिन कोई सही से समझे तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। न च काल गुणस्तुल्यो न देशो दुरुक्कर। अनुपदेश जांगल देश, जांगल देश के लिए बोलते हैं मरुभूमि आरोग्य कारण। और आनुप अहिताना, तो देश फेवरेबल है, मतलब जांगल या साधारण में से होगा। और काल के गुण देश के गुणों से सामंजस्य नहीं रखते। अब मान लो कि मरुस्थल है और उसमें जो काल चल रहा है स्निग्ध चल रहा है, हेमंत चल रहा है। तो मरुस्थल का गुण है रुक्ष का, हेमंत है स्निग्ध ऋतु, विसर्ग काल की ऋतु। स्निग्ध रुक्ष ये तो काल और देश का आपस में कंफर्म हो गया कि एक दूसरे गुणों से विपरीत है। और रोगी को रोग है पैतृक। तीन ट्रायंगल में, तीन दिशाओं में तीन बातें चली गई, एक भी चीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। ये भी क्या है, सुख साध्य। अगली लाइन, गतिर एका नवत्वं च रोगस्थो उपद्रवो नच। एक गति है दोष की, नया रोग है और रोग में अभी उपद्रव उत्पन्न ही नहीं है, कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज आई नहीं। ये भी क्या, सुख साध्य। ठीक, ये सुख साध्य रोगों के लिए बताया। चलिए नेक्स्ट, लास्ट लाइन सुख साध्य की क्या कहता है, दोषश्च एक समुत्पत्तौ देहे सर्व औषध समम चतुष्पाद उपपतिश्च। एक दोष से युक्त रोग है, क्योंकि द्वंद्वज और सन्निपातज में चिकित्सा करना मुश्किल है कंपैरेटिवली। एक या तो वातज या पित्तज या कफज, एक दोष से देह सर्व औषध समम, और उस व्यक्ति का शरीर इतना मजबूत है कि कोई भी दवाई दे दो भारी से भारी, उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर कर लेगी, उसके साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो हल्के फुल्के रोग में हल्की सी डोज भारी देंगे तो भी ठीक हो जाए। चतुष्पाद उपपतिश्च, चिकित्सा के चतुष्पाद उपलब्ध है इस स्थिति में भी। किसमें, एक दोष है, एक गति है, एक दिशा की गति है, कोई उपद्रव नहीं है, पूर्व रूप, रूप
कारण सब अल्प है, प्रकृति, दोष, दुष्य एक भी समान नहीं है, देश और काल ये भी नहीं मिल रहे, और चतुष्पाद उपस्थित है तो पक्का क्या होगा, सुख साध्य। ठीक है, सुख साध्य की कोई भी लाइन आ जाए, मुझे नहीं लगता है आप में से कोई गलत करेगा, फिर भी अगर कोई गलत करेगा तो फिर उसका मालिक जाने क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, कृत साध्य रूप। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कृत साध्य जैसी, टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा फ्लेवर नमकीन होना चाहिए, ज्यादा क्या है ना मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता। निमित्त पूर्व रूपाणाम, रूपाणाम मध्यम बोले, निमित्त मतलब हेतु, पूर्व रूप और रूप पहले वाले के क्या थे, इसके मध्यम, समझ में आ गई होगी कृत साध्य। काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्य तमस्य, अब इसमें बोल रहा है कि बाकी सब चीजें तो अलग है, लेकिन काल प्रकृति दुष्य में से कोई दो चीज मैच है, मतलब सामान्य रूप से अर्थ है कि तीनों एक जैसी नहीं है, तीनों एक दूसरे को फेवर करने वाली नहीं है कि काल के अंदर बसंत चल रहा है, रोग कफज है और रोगी की प्रकृति ये है, सॉरी रोगी की प्रकृति कफज है, रोग कफज है, बसंत ऋतु चल रही है, ऐसी स्थिति नहीं, मतलब तीनों चीजें फेवरेबल नहीं, काल प्रकृति और दुष्य, रोगी की प्रकृति कफज, दुष्य अगर मेद है तो काल फिर वात प्रकोप या पित्त प्रकोप का होना चाहिए, कफ प्रकोप वाला नहीं चलना चाहिए। तो काल प्रकृति दुष्याणाम सामान्य अन्य तमस्य तुल्य है किसी एक, अन्य मतलब दूसरा, दूसरे, तो दो ही चीजें हैं जिन जो गुणों में मैच कर रही, तीनों मैच नहीं कर रही, ये कृत। एग्जाम आई हुई लाइन है, ठीक है, इनमें से कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं। गर्भिणी वृद्ध बालक न अति उपद्रव पीड़ित, गर्भिणी को होने वाले रोग, वृद्धों को होने वाले रोग और बालकों को होने वाले रोग कृत साध्य होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम में अलग से कि बालकों के रोग होते हैं, सुख साध्य, कृत साध्य, याप्य साध्य, हिल जाता आदमी। मुझे लगता है कि आपको बाल गोविंद गाना सुनना है। अरे नहीं सुनना, अरे नहीं सुनना, सुन। अब बहुत सी बार क्या होता है, ऐसा कुछ ना आता है तो आदमी सोचता है कहां से पूछ रहा है, काश्यप से पूछ रहा है, बच्चों का है, सुश्रुत से पूछ रहा है। ऐसे केस में आप सिंपली चार ऑप्शन देखें, क्योंकि ऑप्शन वहीं से आए हैं जहां से वो क्वेश्चन बना, समझ पा रहे। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया जैसे गर्भिणी के रोग होते हैं, तो जनरल लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं सुश्रुत में कहाँ दिया हुआ है, हाँ एलेक्जेंडर दिया यार। तो सुश्रुत में जाने की जरूरत नहीं, पहले आप सोचो कि बाल, गर्भिणी और ये वृद्ध, इन तीनों के क्या होते हैं, कृत साध्य होते हैं। ठीक है, अभी लाइन लिखो, सूती का या प्रसुप्ता के रोग। मैंने वो बाल शब्द बोला था ना, उसका मुझे लगता है आपको बाल गोपाल गाना सुनना है, कितनी इंटेलिजेंट सालों, तुमसे ज्यादा समझती है, तुमको समझ नहीं आती बात है, पूरा क्वेश्चन बोल के फिर उसके बाद में भी एक दो गलत जवाब दे देते। एलिजा जितने समझदार हो जाओगे ना तुम तो सेलेक्ट हो जाओगे। पर एलिजा बात मानती है, इस मामले में भी तुमसे बेटर है, मैंने एक बार डाला भी था स्टेटस, ये बेचारी बात मानती है मेरी, तुम लोग नहीं मानते। हाँ ये कभी नहीं रखती। अब तुम लिखो प्रसुप्ता ऑब्लिक सूतिका के रोग, आंसर करो पुराने वालों, क्या करूं, क्या लिखूं, क्या आंसर करूं। प्रसुप्ता या सूतिका एक चीज होती है, उसके रोग होते हैं, क्या आंसर करोगे इसका, और मैं मार डालूंगा तुमको अगर इसका आंसर सही नहीं कराना तुमने। जल्दी आंसर करो जल्दी, ये क्या आंसर है, प्रसुप्ता और सूतिका का। अगर ये आंसर होता तो फिर गर्भिणी के ऑब्लिक में प्रसुप्ता या सूतिका लिखा देते। गर्भिणी अलग होती है, प्रसुप्ता और सूतिका अलग होती है, डिलीवरी से पहले गर्भिणी, डिलीवरी के बाद में प्रसुप्ता या सूतिका। सालों का था ना तुम, इससे भी ज्यादा डम हो, ये बहुत इंटेलिजेंट है। लिखो
हाँ बस, नहीं तुम नहीं आंसर कर पाओगे, मुझे पता है। लिखो, प्रसुप्ता ऑब्लिक सूतिका के रोग कृत साध्य या असाध्य? कृत साध्य या मतलब बोथ आंसर जाएगा पहले। गर्भिणी के है ना, वो ओनली क्या है, कृत साध्य। अब देखो जिंदगी नमकीन कैसे होती है, कैसे होती है, लात घूंसे बेलन सब चल रहे हैं इसमें। शस्त्र सार अग्निकृत्या नाम नवम कृच्छ देशजम। जिन रोगों में शस्त्र चार अग्नि इन कृत्यों की जरूरत पड़े लेकिन रोग नया हो, और कृच्छ देश जैसे मान लो कि आयुर्वेद के डॉक्टर हो तुम और तुम्हारी पोस्टिंग पहली बात तो हो कहीं पे नौकरी लग गई। मैं इसलिए बोलता हूँ पीजी बहुत जरूरी है। क्यों बोलता हूँ कि नौकरी आती है 10 साल में एक बार और पीजी आती है हर साल। इसमें गलती गवर्नमेंट की नहीं है, गलती अपनी है। जो पढ़ेगा पीजी में हो जाएगा, पीजी में होने के बाद पीएचडी में हो जाएगा, पीएचडी में होने के बाद जो एकेडमिक में पोस्ट आती है ना उस पर सेचुरेशन नहीं है। एक पोस्ट पे 4 लोग आते हैं, तो 3 जगह रिजेक्ट भी हो जाओगे तो चौथी जगह तो हो ही जाओगे ना सेटल। 2 साल 3 साल 4 साल मैक्स मैक्स। लेकिन नौकरी के इंतजार में तुम 7 साल 8 साल तक एनआरएचएम में या किसी और जगह पे या प्राइवेट हॉस्पिटल में 15-20 हजार में नौकरी करोगे, 10 साल बाद भी क्या एक्सपीरियंस है, क्या डिग्री है, वही बीएमएस। अब मान लो कि बीएमएस हो और खुदा न खास्ता गवर्नमेंट नौकरी लग गई, राजस्थान की और पोस्टिंग होगी जैसलमेर के किसी गांव में, वो मान नहीं रही मैं तो साथ ही चलूंगी। अब चलेगी साथ में 4 दिन 5 दिन तक तो उसको अच्छा लगा, रेत के टीले वेले दिखे। तो शहर का आदमी गांव ढूंढता है शहर में, और गांव का आदमी गांव के अंदर शहर ढूंढता है। पता है ना कैसे? जो शहरों में रहते हैं वो छुट्टियां मनाने गांव की तरफ जाते हैं। गांव की तरफ इन सेंस, या फिर शहर के अंदर ही कोई गांव बनाते हैं। जैसे बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं उनकी थीम होती है कि हट वगैरह होती है। और गांव का आदमी गांव में कैसा घर बनाता है जिसमें सारी शहर की सुविधा है। तो आदमी है, कोई भरोसा नहीं है। मतलब जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जो गांव में रहता है उसको लगता है यार शहर वालों की क्या लाइफ। तो शहर वाले उनको बताएंगे रोज इस गली की गंदगी, कीचड़, सुअर, ट्रैफिक, धुआं और फिर महंगाई। गांव में आराम है यार, खाने का अनाज हो जाता है, पशुओं से दूध मिल जाता है, उनके लिए चारा भी वैसे ही मिल जाता है। तो आदमी का नेचर है। तो मान लो इसी नेचर के हिसाब से शहर वाली थी और तुम्हारे साथ उसकी शादी हो गई और चली गई वो जैसलमेर के अंदर रेत के टीलों के बीच के किसी गांव में। 3-4 दिन उसने फोटो खिंचवाई बड़े से टीले के पीछे। अच्छा अच्छा लगा उसको, 1-2 तुमसे रील भी बनवा ली, 2-4 दिन रील पे लाइक शेयर चलते रहे, मजा आया उसको। लेकिन 5 दिन उसको लगा कि यहाँ तो जीवन यापन मुश्किल है। तो वो उसके हिसाब से कृच्छ देश हुआ। अब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तुमको तुम्हारी इतनी जान पहचान नहीं, क्या जरूरत थी तुमको यहाँ पोस्टिंग लेने की। मतलब उस आदमी की जिंदगी के अंदर उबाल आ जाएगा। और ये कृत साध्य रोग है। और जो अच्छे कपल है वो सारे के सारे, ऐसा नहीं सिर्फ आदमी परेशान है, दोनों। लेकिन इस लेवल के परेशान नहीं रह रहे, उसको समझाते हैं महीने भर में अपन ट्रांसफर करवा ले। महीना भर वो उससे लड़ती झगड़ती परेशान, तो फिर बेचारा करवा ही लेता होगा। तो कृच्छ देश वाली जो स्थिति है वो किस में आती है, इसके अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे, विद्याद एक पथम रोगम नातिफ पूर्णम चतुष्पदम। त्रिविध रोग मार्ग होते हैं, त्रिएष्णिम पढ़ेंगे आगे 11 में। अभी कह रहा 3 में से किसी एक ही मार्ग में रोग है, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है, ये तो सुख साध्य में होना चाहिए था। लेकिन साथ में क्या जोड़ दिया, चतुर्भाग में से एक चीज गायब है। और रोगी तो गायब हो नहीं सकता, या तो डॉक्टर नहीं, या कंपाउंडर नहीं, या फिर दवाई नहीं मिल रही। तो विद्याद एक पथम रोगम नापिश पूर्णम चतुष्पदम 50 बार आ गई होगी किसी भी एग्जाम में लाई। और मुझे नहीं लगता कि जरा सा भी अगर पढ़ने वाला बच्चा है और थोड़ा सेंस रखता है
तो इसमें कुछ रटने जैसा है। एक बात अच्छी है, एक बुरी है, तो बीच का ही होगा कृत साध्य। बेसिकली साध्य और असाध्य के बीच का क्या है? कृत साध्य, जो साथ तो रहेगा और अपनी शर्तें मनवा के। द्विपदम नाति द्विपथम न अति कालम व कृत साध्यम द्विदोष। अब एक कंडीशन तो ये थी। ये सारी लाइनें एग्जाम में आने लायक है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने मार्क नहीं करी तो तुम सोचो नहीं। बाकी मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ, बाकी तो जो मार्क करी है वही पढ़नी, लेकिन इस केस में पर्टिकुलर इन लोगों के भेदे केस में सारी लाइन इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ रहे हैं वो आ सकती तभी तो पढ़ रहे हैं। द्विपथम नाति कालम व कृत साध्यम द्विदोष। दो पथों में है रोग। अब कंडीशन चेंज है, दो पथों में है मतलब एक चीज खराब वाली हो गई, न अति कालम, लेकिन रोग नया है, तो एक अच्छी दे दी तो क्या हो गया? या फिर कुछ नहीं, एक कंडीशन दे दी सिंपल, दो दोषों से युक्त है तो कृत साध्य। एक वाला सब साध्य था, दो दोष वाला कृत साध्य। एक पथ में लेकिन चतुष्पाद पूर्ण नहीं, कृत साध्य। एक अच्छी एक बुरी बात हो रही, दोनों पथों में बुरी बात, एक अच्छी बात, नया है, न अतिकाल, कृत साध्य। ठीक, ऐसे बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। या एक लाइन लिखना चाहो तो लिखो, लिखवाता हूं मैं हमेशा। मैं तो वो कह रहा हूं ना कि न साध्य है, मतलब साध्य और असाध्य के बीच का कृत साध्य, जो बीच का होता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। और हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। हिंदी में जैसे दो चीजों का मिक्सचर जो होता है वो संकर कहलाता है। संकर रोग वाग्भट बराबर किसके लिए? कृच साध्य रोग। संकर रोग बराबर वाग्भट बराबर कृच साध्य। सबके सब जिंदा हो ना? जिंदा मतलब हिंदी वाला पूछ रहा हूँ, लाइव 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 का मतलब क्या था? जीवित प्रसारण ऐसा कुछ है, जीवंत जीवंत प्रसारण ऐसा है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे मतलब ये जाएगा तो सही इस बीमारी से, ये आदमी इसी बीमारी से जाएगा, ये तय हो गया। लेकिन अभी कुछ समय तक इसके साथ रह रहा है, क्योंकि अभी इनके सेपरेट होने का टाइम नहीं आया, इस बीमारी का और इस आदमी का। शेषत्वाद आयुष लिखा हुआ उसके कि इसका यापन इतने दिन तक तो करना ही, फिर चाहे अलग हो जाना। याप्यम असाध्य, आयु शेष होने से याप्य, बाकी तो असाध्य है। पथ्य से सही सही चल रहा है रास्ते पे, जैसा वो रोग उसको चला रहा है वैसे चल रहा है, तब तक सब ठीक है। पथ्य सेव्य लब्ध अल्प सुख, पथ्य सेवन करेगा तो अल्प सुख की प्राप्ति होगी। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा वाला सारे प्रिकॉशन का ध्यान रखे, और अगर सरसों के तेल में नमक डाल के और गुनगुने तेल से यहाँ मालिश करे, यहाँ पर वो जो हॉट पॉट आता है वाटर वाला उससे मसाज करे, तो थोड़ा कफ पिघलता है, उसको कफ बाहर निकलता है, आराम लगता है, चेस्ट जो होता है उसमें हैवीनेस कम लगती है। ये वाली जो ब्रोंकियल ट्री है ये भी सही लगता है कि अब थोड़ा सा क्लियर है। लेकिन आज क्या लिखा है? अल्पेन हेतुनाम आशु प्रवर्तनम, थोड़ी सी भी गलती कर दी भड़क जाएगी, क्योंकि उसको पता है ना, ये डिसाइड हो चुका है कि असाध्य है, मतलब दोनों के मन में ये पता है कि हम साथ तो नहीं रह सकते। तो अल्पेन हेतुनाम आशु प्रवर्तनम, छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाए। पथ्य सेवन से भी अल्प सुख के, अगर दोनों सही सही भी चलेंगे तो भी पहले इतनी बातें हो चुकी है कि अब एक दूसरे के लिए वो वाला सॉफ्ट कॉर्नर रहा ही नहीं। शेषत्वाद आयु, जो बस यूं समझ लो कि एक समय तक साथ रहना पड़ रहा है, कोई मजबूरी। ठीक वैसा ही रोग में कि आदमी की मृत्यु की डेट नहीं आई, इसलिए उस रोग के साथ उसको जीना है। अगर प्रॉपर उस रोग के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, पथ्य सेवन करता रहे, तो थोड़ा बहुत रिलीफ रहेगा। और हल्का सा भी अगर हेतु का सेवन कर लिया तो आशु प्रवर्तन,
अब मजेदार चीज, और इस सबको डायरी में, किताब में, और अगर याद नहीं रहना तो अपने दोस्त के सिर पे लिख देनी है, क्योंकि तुम्हारा सिर तो तुम देख नहीं पाओगे ना। ये बात जरूर से याद रहनी चाहिए, इस लाइन में मुझे कोई गलती नहीं चाहिए, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं। गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम, बस ऐसे याद रखना। मर्म क्या है? मर्म हृदय एक प्रकार का मर्म। और मैं इतनी देर से जो सारी पिक्चर तुमको इस कपल थ्योरी से समझा रहा हूं, उसका कारण बस ये एक लाइन ही है। मैं चाह रहा हूं ये लाइन तुम गलत नहीं करो, क्योंकि लाइन एग्जाम आएगी, इस साल आएगी या अगले साल आएगी, तो इस लाइन को हर 1-2 साल में आते रहना पड़ेगा। ये लाइन ऐसी है, गंभीरम बहुधातुस्तम मर्म संधि समाश्रितम, हर व्यक्ति को लगेगा कि ये प्रत्यय हे की लाइन है। गंभीर, बहुत सी धातु में, मर्म संधि इनके अंदर, उस टाइम सोचना है कि मर्म हृदय था और हृदय में कौन रहती थी? वो रहती थी, पर जो हृदय में रहता था या रहती थी वो है से हृदय और है से कुछ और निकला या निकली। तो हृदय वाली बात पक्का किसमें? याप्य वाले, मर्म वाली बात, संधि वाली। गंभीरम बहुधातु मर्म संधि समाश्रितम। अब पूरी बात सुनो, बहुत गहरा प्यार था, गंभीर, बहुधातुस्तम, इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या है? धातुओं की गहराई में स्थित। मर्म संधि समाश्रितम, हृदय तक था, संधियां पूरे शरीर में होती, संपूर्ण शरीर, तो शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे के समर्पित थे, लेकिन लास्ट में एक दूसरे को झेलना पड़ा, ऐसी स्थिति आ गई। तो ये पिक्चर अगर याद आ गई तो पक्का तुम इसका आंसर गलत नहीं करोगे। इसका आंसर क्या करोगे? और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये शायद मैंने इस एग्जाम्पल से तुम लोगों को ही पढ़ाया, और उसका रीजन है कि हर बार एग्जाम में ये बच्चे लाइन गलत कर देते हैं। मैं बहुत बोलता हूँ, इस लाइन को अपनी दीवार पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, दोस्त के सिर पे लिख लो, बैग पे लिख लो, टेबल पे लिख लो, नहीं मानते। कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार में हाँ मेरे को पता है गंभीरम बहुधातु समासम में ये पक्का यहाँ पे किया, लगेगी असाध्य प्रत्याख्या की, लेकिन या चलिए आगे क्या लिखता है? नित्य अनुशयनम रोगम दीर्घकाल, परेशान रोज कर रहा है लंबे टाइम से, पक्का कौन सा? या अबे चल जा, किसी को शराब लग गया। चलो लास्ट, विद्याद द्विदोषजम, कृत साध्य भी द्विदोषज होते हैं और ये भी द्विदोषज है। कौन सा? या, क्योंकि त्रिदोषज ओनली कौन सा होगा? प्रत्याख्य। एक लाइन लिखो इसके लिए, लिखो चक्रपाणी ने याप्य रोगों को यात्रा कर रोग कहा है। चक्रपाणी ने यात्रा कर रोग कहा, किसको? याप्य। अभी हर साल का है, अभी जो आप ये छोटी छोटी चीजें ऊपर लिख रहे हो ना ऐसे, ये लाइफ सेविंग फील होएगी जब तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा और तुम पीजी की प्रिपरेशन की पेपर जस्ट 1-2 महीने इन किताबों को पढ़ोगे, पुराने पेपर्स करोगे, नए मॉडल पेपर्स करोगे, जगह जगह पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढोगे, और तुम्हें एकदम से याद आएगा, अरे यार ये तो, जैसे तुमको कोई दूसरा कहेगा जो कहीं और पढ़ता हो या तुम्हारा दोस्त हो जिसने कभी ऐसी चीज नहीं पढ़ी हो, कहेगा यार ये तुमने कैसे कर दिया आंसर, और तुम लगे इसमें क्या आंसर करना था, ये तो पता है ना मुझे, चक्रपाणी ने बोला यात्रा कर आप पे होते। तो ये चीज उस टाइम पे इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो अपनी डेढ़ होशियारी में अधि अर्थ में मत रहना कि ये तो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं मैं वहां से लिख लूंगा ना। जैसे इसमें अब जैसे मान लो ये मुझे नहीं पता यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन ये चीज है ऐसी जिसको अलग से लिखवाना जरूरी, तो ऐसी है इसीलिए लिखी जा रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रत्याख्य पहुंच गए। जिसका डर था, जो दोनों को पता था, वो हो गया, क्योंकि कपल शुरू से ही असाध्य था ना। एक
चीजों को झेलने की, लोगों को झेलने की क्षमताएं होती है, उससे बाहर कोई चीज जाती है तो कुछ भी कर लो वो चीज नहीं रहेगी, टूटेगी वो चीज। प्रत्याख्येयम त्रिदोषम, सभी तरफ से इसमें सरकार निपटी हुई मिलेगी तुमको, त्रिदोषी। और ये जरूर याद करना, ये फेवरेट लाइन है। क्रियापथम अतिक्रांतम। मैं तुम्हें आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। तुमने मॉडर्न मेडिसिन में एक नाम सुना होगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं? चिकित्सा। चिकित्सा का पर्याय होता है क्रिया। लाइन, लाइन किसको बताती है? रास्ते। मैप खोलो, उसमें लाइन आती है, अपन समझते हैं रोड। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की लिमिट से कोई बाहर हो जाए, मतलब किसी किताब में जिसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखा हुआ ही नहीं, तो वही तो हिंदी में क्रियापथ अतिक्रांत कहलाएगा। अतिक्रांत मतलब आउट ऑफ लिमिट्स। किससे? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से, क्रिया और पथ से, या क्रिया के पथ से जो अतिक्रांत है, मतलब बाहर है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की लिमिट से बाहर लोग क्या होते हैं? अनुक्रम। और यही उस कपल के साथ हुआ कि वो जिस मोड़ पे खड़े हैं वहां से वापस साथ होने का, मतलब ठीक होने का कोई चारा बचता नहीं। तो क्रियापथम अतिक्रांतम आए, त्रिदोषजम आए, चाहे सर्व मार्ग अनुसार ही आए। सर्व मार्ग अनुसार त्रिविध रोग मार्ग होते, तीनों में फैल गया। वहां कृत साध्य में था, एक पथ भी था, द्विपथ भी था। एक पथ के साथ में नातिशपूर्ण चतुष्पाद वाली स्थिति थी, द्विपथ के साथ में लिखा था कि रोग नया न अतिक्रांत। नेक्स्ट, वत्सुक्य अर्ति सम्मोहम इंद्रिय नाशनम दुर्बलस्य सुसंप्रदम व्याधि स अरिष्टमेव। कितनी प्यारी लाइन। अरिष्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो नए बच्चे शायद उन्होंने नहीं सुना होगा। अरिष्ट आयुर्वेद में रिष्ट या अरिष्ट, रिष्ट, रिष्ट और अरिष्ट एक ही होते हैं। रिष्ट ऑब्लिक अरिष्ट। आधा से एक ही होता है। पहली बार ऐसा हो रखा है कि ए लग रहा है फिर भी वही रह रहा है, पर्यायवाची होते हैं रिष्ट और अरिष्ट। मृत्यु सूचक चिन्हों को, साइंस ऑफ फ्यूचर डेथ, उसको बताते हैं। क्योंकि मैं साइंस ऑफ डेथ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आप मॉडर्न में, फोरेंसिक में और टॉक्सिको में साइंस ऑफ डेथ नाम से एक टॉपिक पढ़ते हैं। वो ये बताता है कि मृत्यु हो चुकी है, ये वो लक्षण है जो बता रहे हैं मृत्यु होने वाली है। तो औत्सुक्य अर्ति सम्मोह इंद्रिय, इंद्रिय नाश ने मतलब मैं तो बोल पा रहा, मैं सुन पा रहा, मैं देख पा रहा, तो मरने की तरफ तो जा रहा है। औत्सुक्य अर्ति सम्मोह आपको अरिष्टों में खूब मिलेगी। लास्ट, दुर्बल से सुसंवृद्धम, बहुत कमजोर आदमी को बहुत भयंकर बीमारी है। दुर्बल से सुसंवृद्ध व्याधि, पक्का क्या है? प्रत्याख्येय अनुक्रम। और लास्ट में क्या? स अरिष्टम एवं, ऊपर लिखो प्रत्याख्येय ऑब्लिक अनुक्रम व्याधियां अरिष्टों से युक्त होती है। सत्य कथन। प्रत्याख्येय ऑब्लिक अनुक्रम व्याधियां अरिष्टों से युक्त होती है, सत्य कथन है। चलिए अब वापस वही लाइन, बीजजाम प्राक परीक्षाणाम विकाराणाम स्वलक्षणम। डॉक्टर को व्याधि के लक्षणों पहले परीक्षा करनी होनी चाहिए। पश्चात कर्म संभारम, कार्य साध्य शुद्धि, और फिर उसके बाद कर्म स्टार्ट करना चाहिए। कौन सा? केवल साध्य। अब यहाँ पर एक और लाइन है, और ये लाइन भी आने जैसी। नैसे मैत्र तुल्यानाम मिथ्या बुद्धि प्रकल्पित, लाइन आती है कि ये लाइन आचार्य आत्रेय ने या चरक संहिता में किसके संदर्भ में लिखी हुई, कि जो इस चीज का ध्यान रखता है वो मैत्रेय की तरह मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता। किसका ध्यान रखता है? रोगों के साध्य और असाध्य भेद, जो विभाजन है उसका, जिसको सम्यक प्रतिपतिमानम, सम्यक सही सही ज्ञान होता है, वो मैत्रेय के समान ऐसी गलत अवधारणा नहीं मानता, या गलत अवधारणा नहीं सोचता, या गलत कल्पना नहीं करता। तो ये लाइन आती है कि किसके संदर्भ में?
तो रोगों की साध्यता और असाध्यता के संदर्भ में, ऑब्लिक रोगों की साध्यता और असाध्यता की परीक्षा के संदर्भ। ठीक है, चलिए ये अपना महाचतुष्पाद हुआ पूर्ण। ठीक, कल अपन पढ़ेंगे क्रिएशनी, बहुत शानदार चैप्टर है और पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सारे प्रमाण, चारों प्रमाण को अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। और ये आपके फाइनल ईयर में भी काम आता है अगर कोई फाइनल ईयर का बच्चा हो तो, क्योंकि चतुर्विध प्रमाण काम आते हैं आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले। ठीक है, बाकी इसमें बेसिक्स हैं, 3 एषणाएं, 3 प्रकार के विद्य, 3 प्रकार के औषध। तो सूत्र स्थान का मतलब यही है कि फॉर्मूला फॉर्म में चीजों को बताना, ताकि आप आगे चरक सेकंड पढ़ोगे, सुश्रुत पढ़ोगे, वाग्भट पढ़ोगे, काश्यप पढ़ोगे, तो चुटकियों में आपको सब पता रहेगा। अच्छा ये है, ये है, ये है, ये, तो उसमें पढ़ने में मजा है। ठीक है, कल करते हैं इसको कंटिन्यू। सबको टाटा बाय बाय, पढ़ना। और 10 चैप्टर हो गए ना, 10 चैप्टर है। आज 1 तारीख, 6 तारीख को 1 से 10 का टेस्ट है। 6 तारीख को, 6 जो आ रही है। पर यार 6 में कैसे, कई बच्चों ने लेट ज्वाइन करा ना, तो 10 तारीख को 10 को टेस्ट है। अभी 10 दिन पड़े हैं। अगर ढंग से रोज ही क्लास के साथ में एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और सोनम ये ग्रुप में डाल देना, 10 सितंबर चरक सूत्र 1 से 10 टेस्ट। ठीक है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना जरूर से। ओके बेटी, जाओ पढ़ो, खूब मौज करो और पढ़ो जरूर से, है ना, मन लगा के पढ़ो।